तो कैसे हो मेरे चीतो गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में बताऊंगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या टॉपिक आता है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में कराऊंगा। और ये जो हमारी सीटीपी की महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, किसके लिए जो है ये इंपॉर्टेंट क्लास है, पेपर 1 की तैयारी और पेपर 2 की तैयारी जो कर रहे हैं जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और ये जो हमारा कौन सा वीडियो नंबर है, वीडियो नंबर 11 है, यानी पार्ट 11 जो है ये हमारा है। इससे पहले 10 पार्ट मैंने ऑलरेडी बना रखा है, हमारे चैनल पे पब्लिश है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। गाइज आज की इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक के ऊपर पढ़ने वाले हैं। पढ़ने से पहले पढ़ना क्या है ये पता चल जाए तो पढ़ने का मज़ा दुगना हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा नई शिक्षा नीति 2020 क्या है, समावेशी शिक्षा क्या है, नई शिक्षा नीति 2020 की संरचना क्या है, 21वीं शताब्दी के कौशल यानी 21st सेंचुरी के कौशल क्या है, उसके बाद शिक्षा के प्रकार यानी टाइप ऑफ एजुकेशन, कितना टाइप के एजुकेशन होते हैं, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड क्या होता है, समग्र प्रगति कार्ड यानी होलिस्टिक प्रोग्रेसिव कार्ड क्या होता है, परख जो है मतलब एक चलाया गया था वो क्या है, और कुछ अन्य बिंदु मैं आपको जो है बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और ध्यान रखना वीडियो जो है बाइलिंगुअल होने वाली है, क्योंकि काफी बच्चों की कंप्लेंट आती है कि आप इंग्लिश में बताओ, तो जो मेन वर्ड है वही मैं इंग्लिश में बता सकता हूँ। पूरी वीडियो तो आप भी नहीं समझ पाओगे इंग्लिश में। अगर कोई समझाए तो जो बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है तो वो भी तो हिंदी में ही समझता है ना टॉपिक को, तो मैं तो हिंदी में समझा ही रहा हूँ, जो मेन जो कीवर्ड है उसको इंग्लिश में बता ही रहा हूँ मैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट टॉपिक आपकी स्क्रीन पे है, नई शिक्षा नीति 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जो काफ़ी सारे 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आपको जो एज ए टीचर आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गया, NCF हो गया, उसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट हो गया, ये सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। और इसके बिना तो आप मतलब पेपर को तो क्लियर कर ही नहीं पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इतना डिटेल में कोई आपको नहीं पढ़ाएगा, इस चीज़ की भी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। इतने अच्छे से नोट्स बना के, शॉर्ट नोट्स बना के, सिर्फ आपको जो है कॉपी में इसको जो है सब कुछ को लिख लेना है बस। तो भारत की शिक्षा नीति में बदलाव लाने के लिए जो है नई शिक्षा नीति को जो है लाया गया। जैसा कि नाम ही है शिक्षा नीति, तो भारत की शिक्षा में बदलाव लाने के लिए, यानी कि पहले जो हमारी एजुकेशन थी बड़ी बुरी हालत थी, टीचर सेंटर एजुकेशन था, बहुत बुरी हालत थी, बच्चों को मारते थे, पीटते थे, बहुत बुरा हाल था। तो इन सब को देखते हुए जो नई शिक्षा नीति 2020 को लाया गया, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंप्लीमेंट की गई। और क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, जैसे कि NCF में भी बताया है, वो सारी चीज़ों को जो है इसमें इंप्लीमेंट किया गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में के नेतृत्व में यह रिपोर्ट जो है 31 मई 2019 को जो है यह बनाया गया और 29 जुलाई 2020 को जो है इस रिपोर्ट को जो है लागू कर दिया गया पूरे भारतवर्ष में। इसी में कुछ और पॉइंट है, अब 10+2 को खत्म करके नई शिक्षा प्रणाली 5334 को जो है अपनाया जाएगा। यानी कि आप सब ने जो पढ़ाई की है 10+2 यानी कि 10वां और 11वां और 12वां, तो लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है 5+3+3+4 को जो है अपनाया जाएगा। ये क्या है वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ अच्छे से डिटेल में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नई शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो 2 करोड़ विद्यार्थी जो घर पे बैठे हैं ना, वो कहीं मतलब बाल मजदूरी कर रहे हैं, उनको स्कूल में लाने का जो है इनका मुख्य उद्देश्य है। और अब स्कूल में जो है 3 NEP बना है अब तक। मतलब स्कूल में कितने NEP बना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कितने बने हैं, 3 बने हैं। पहला 1968 में आया था, दूसरा 1986 में आया और ये तीसरा 2020 में आया। तो 2020 वाला जो मतलब ये जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, वो अभी तक संपूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है। तो इसको जो है 2030 तक में, ऐसा मतलब संभावना है कि 2030 तक में जो इसको संपूर्ण रूप से लागू कर देंगे। और 10+2 वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको हटा के जो है 5+3+3+4 का जो है कॉन्सेप्ट लागू किया जाएगा। अब 5+3+3+4 क्या है वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, तो डोंट वरी। उसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। अगर आप मेरा रेगुलर बेस पे वीडियोस देख रहे हो, सारी वीडियोस देख रहे हो, तो आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको मालूम होगा समावेशी शिक्षा और इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होता है, आपको अच्छे से मालूम होगा। बट जो बच्चे नए हैं वो आज फर्स्ट ही टाइम हमारे जो है इस वीडियो को देख रहे हैं और इसी वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं, तो उनको मालूम होना चाहिए समावेशी शिक्षा क्या होता है। और मैं तो सजेस्ट यही करूँगा कि आप जो है शुरू से देखो, मतलब पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके ये सारे पार्ट देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो समावेशी शिक्षा क्या होता है कि बच्चों की जरूरत के अनुसार उनको शिक्षा देना समावेशी शिक्षा होता है। यानी कि पहले जो है इंटीग्रेटेड एजुकेशन चलता था, यानी कि बच्चों को सेपरेट कर दिया जाता था। जो विकलांग बच्चे उनको एक अलग स्कूल में भेजा और जो नॉर्मल बच्चे उनको एक अलग स्कूल में। लेकिन अब जो है समावेशी शिक्षा चल रहा है, जैसे मैंने NCF में भी आपको जो है जैसा कि बताया था, NCF वाला जो मैंने वीडियो है वो करा रखा है और हमारी इस चैनल पे जो है पब्लिक है, आप देख सकते हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जो हमें समावेशी शिक्षा को जो है बढ़ावा देना है, जहाँ पे दोनों प्रकार के बच्चे एक ही स्कूल में आए और समान रिसोर्सेज का यूज करते हुए जो है आगे बढ़े, ताकि उन बच्चों को भी
ऐसा गिल्ट फील ना हो कि भाई हम स्पेशल बच्चे हैं या हमें मतलब इतना क्यों किया जा रहा है, उनको भी नॉर्मल फील कराया जाए। उसके बाद है बच्चों को कक्षा ने अलग अलग नहीं करना है, यानी बच्चों को जो है कक्षा में जो है हमें अलग नहीं करना है, हमें सेपरेट नहीं करना है। और उसके बाद शिक्षा प्रणाली में बदलाव करना है, ना कि बच्चों में, यानी कि हमें जो है अपने एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करना है, ना कि बच्चों में बदलाव करना है। क्योंकि अब का जो हमारा एजुकेशन है, जो हमारा एनसीएफ भी कहता है कि हमें जो हमारा एजुकेशन है वो बाल केंद्रित करना है, ना कि शिक्षक केंद्रित। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ नई शिक्षा नीति 2020 की संरचना क्या है, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का स्ट्रक्चर। यानी पहले 10+2 का स्ट्रक्चर हुआ करता, जिससे आप और हम पढ़ के पास हुए हैं। पहले 10वीं किया, 10वीं में बोर्ड होता था, उसके बाद 11वीं में मौज होता था, फिर 12वीं में बोर्ड होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या किया इन्होंने, 5+3+3+4 का जो है कॉन्सेप्ट इन्होंने लाया है। चलो अब मैं आपको जो है बिल्कुल क्लियरली जो है अच्छे से बता देता हूँ 5-3-3-4 का माजरा क्या है। देखो 5 यानी कि मूलभूत चरण, इसको हम फाउंडेशनल पीरियड बोलेंगे, जिसमें जो बच्चा जो है 5 साल जो है कौन कौन सी कक्षाएं में रहेगा वो सारी चीज़ें इसमें मैं बताने वाला हूँ पॉइंट वाइज। इस चरण में बच्चे 3 से 8 साल तक के जो है बच्चे आते हैं, यानी कि जो बच्चा 3 साल का होगा, 3 साल से लेकर 8 साल तक के जो बच्चे हैं, यानी बच्चे की पढ़ाई जो है 3 साल से ही जो है चालू हो जाएगी और 8 साल तक जो है वो फाउंडेशनल स्टेज में रहेगा, फाउंडेशनल पीरियड में रहेगा। इसमें क्या होगा, इसमें शुरुआती 3 साल जो होंगे वो बाल वाटिका, प्री स्कूल और जो प्लेवे वगैरह आप बोलते हैं ना, वो शुरुआती 3 साल जो है ना, यानी कि 3, 4, 5, 6, यानी 6 साल तक जो है वो प्री स्कूल में बाल वाटिका में जाएगा। वहाँ पे जो है खेल कूद के माध्यम से जो वो सारी चीज़ें सीखेगा, जिसको हम आंगनवाड़ी वगैरह भी बोलते हैं। इनमें जो है बच्चों को जो है खेल के माध्यम से जो है ज्ञान दिया जाएगा। उसके बाद जो कक्षा 1 और 2 है, यानी जब बच्चा पूरे 6 साल का हो जाएगा तो वो कक्षा 1 में जाएगा, और जब बच्चा 7 साल का हो जाएगा तो कक्षा 2 में जाएगा। इसमें जो है बच्चों को जो है मातृभाषा पे अधिक बल दिया जाएगा। इसमें जो है बच्चों को जो मातृभाषा के जो है थ्रू जो है उनको सिखाया जाएगा, उनको जो है ज्ञान दिया जाएगा, और बहुभाषिकतावाद को जो है बढ़ावा दिया जाएगा। क्योंकि बहुभाषिकतावाद इसी स्टेज में जो है जब बच्चा मतलब अकॉर्डिंग टू पियाजे LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इनेट कैपेसिटी बच्चे में जो है होती है, तो वो इसी स्टेज में जो है बच्चा अच्छी तरीके से जो काफ़ी सारी भाषाओं को जो है सीख पाएगा। आपको समझ में आ गया कि शुरुआती 5 साल में वो क्या करेगा, कौन कौन सी कक्षाएं में रहेगा। तो यानी कि शुरुआती 3 साल से लेकर 8 साल तक का जो बच्चा है वो जो है पहले 3 साल जो है आंगनवाड़ी या प्री स्कूल या वाटिका जो है बाल वाटिका में जो है रहेगा। उसके बाद पहली और दूसरी कक्षा जो है शुरुआती फाउंडेशनल स्टेज में वो कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है 3, यानी कि इसमें जो है 3 साल बच्चा किस में बिताएगा, वो प्रिपरेटरी स्टेज में, यानी कि प्रारंभिक चरण में। यहाँ से जो उसकी असली वाली शिक्षा जो है शुरू हो जाती है। इस चरण में बच्चा जो है 8 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चे इस चरण में आएंगे। इसमें जो कक्षा 3, 4, 5 को जो है शामिल किया गया, यानी कि जो इस चरण में जो बच्चा रहेगा वो तीसरी पास कर लेगा, चौथी पास कर लेगा, 5वीं पास कर लेगा। उसके बाद इसमें बच्चों के जो है भाषा व अंक गणित के कौशल, यानी कि जो बेसिक FLN वाले जो कौशल है वो विकसित किए जाएंगे। यानी बच्चे को जो है कार्यात्मक जो साक्षरता इसमें दी जाएगी, ताकि जो अपने जीवन यापन के लिए जो है शिक्षा इसमें ग्रहण कर सके, और बेसिक उसको अंक गणित आ जाए, बेसिक उसको पढ़ना लिखना बोलना आ जाए। वही जो FLN वाला जो प्रोग्राम चलाया गया था, यानी फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का जो प्रोग्राम है, वो जो है इसमें जो है बच्चे को जो है किया जाएगा। उसके बाद जो है इस गतिविधि के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाएगा कि ताकि जो है बच्चे के बेसिक्स क्लियर हो, यानी कि FLN के माध्यम से जो है बच्चों को सिखाया जाएगा ताकि जो है उनके बेसिक्स क्लियर हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे होते हैं वो 9वीं 10वीं में आ जाते हैं, उनको सही से हिंदी तक नहीं पढ़ना आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उनके जो बेसिक्स है वो क्लियर नहीं होते। तो वो अब क्या होगा कि वो इसी यानी कि प्रारंभिक चरण में जो है बच्चों के बेसिक्स को क्लियर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो बच्चा है वो इस वाले चरण में आएगा, यानी कि तीसरे चरण में, यानी कि मध्य चरण, यानी कि मिडल स्टेज में आएगा। इस चरण में 11 से 14 साल तक के बच्चे को जो है शामिल किया गया है। और इसमें हम कक्षाओं की बात करें तो इसमें 6ठी 7वीं 8वीं जो है इसमें कंप्लीट करवा दी जाएगी। और इस चरण में जो बच्चों को जो है विषयों का जो है ज्ञान दिया जाएगा, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ वगैरह हो गए, जो उसके करिकुलम में दे रखा है, जो उसके सिलेबस में है, उन विषयों का जो है ज्ञान बच्चों को दिया जाएगा। उसके बाद इसी में जो है कुछ पॉइंट और है, और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इस बच्चे को जो इसमें व्यावसायिक शिक्षण प्रदान यानी वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि जो बच्चा जो है शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो अपने जीवन यापन के लिए कुछ काम या रोजगार कर सके। तो ये चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए, बट चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अब जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इस चीज़ का प्रावधान किया गया है, वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रावधान किया गया है। बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा उस चीज़ की उसको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि जो है अपना 10वीं 12वीं क्लियर करने के बाद जो है बच्चे जो है मतलब सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ना करे, वो अपना काम कर सके, दूसरों को रोजगार दे सके। उसके बाद इसी चरण में जो बच्चों को जो है कोडिंग की भी जो है प्रशिक्षण दी जाएगी, जो हमारी 21वीं शताब्दी के जो कौशल है वो जो है इसी में दिए जाएंगे, ताकि जो है बच्चों के जो है वो अपने जीवन में अच्छा जो है इनकम का जो है सोर्स जनरेट कर सके।
उसके बाद चौथे चरण में क्या होगा, ये माध्यमिक चरण होगा यानी सेकेंडरी स्टेज होगा। इस चरण में 14 से 18 साल तक के बच्चे शामिल होंगे और इसमें कौन कौन सी कक्षाएं करवाई जाएगी, तो इसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ये सारी कक्षाओं को जो है इसमें शामिल किया गया। इस चरण में बच्चे जो है अपने हिसाब से स्ट्रीम का जो है चयन करेगा। अब जरूरी नहीं होगा कि जिसके जो है मतलब कम मार्क्स है तो वो आर्ट्स लेगा, साइंस लेगा या मतलब कॉमर्स लेगा। वो अपने हिसाब से जो है मतलब इसमें चयन करेगा और अपने हिसाब से जो है विषयों का चयन करेगा। उसको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो सारी चीज़ें जो है बच्चे के ऊपर डिपेंड होगा। और बच्चों की एग्ज़ाम की बात कर ले तो बच्चों को जो एग्ज़ाम होंगे इस चरण में सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे, ना कि एंड टर्म एग्ज़ाम जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं वो समेटिव असेसमेंट वाले को जो है हटा गया। इसमें सेमेस्टर वाइज बच्चों के एग्ज़ाम होंगे। पहले सेमेस्टर जो है MCQ वाले क्वेश्चन होंगे, उसमें बच्चों के जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे और दूसरे चरण में जो है सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो इस हिसाब से जो है इस चीज़ का प्रावधान किया गया। आई थिंक आपको जो है नई शिक्षा नीति 2020 की संरचना जो स्ट्रक्चर है 5-3-3-4 का जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कौन से स्टेज में क्या करना है, कौन से स्टेज में क्या करना है, अच्छे से इसको जो है आपको दिमाग में रखना है। इससे जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो 21वीं शताब्दी के कौशल यानी 21st सेंचुरी स्किल जो है हमें बच्चों में जो है डेवलप करना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी हमें बताता है तो वो कौन कौन से स्किल है जो हमें बच्चों में डेवलप करना है एज ए टीचर। तो पहला है नेतृत्व एवं जिम्मेदारी यानी कि लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो स्किल है, बच्चे को जो है किसी चीज़ का नेतृत्व करना आना चाहिए, नेतागिरी आनी चाहिए। नेतागिरी का मतलब वो नहीं, नेतागिरी का मतलब नेतृत्व यानी कि जरूरी नहीं है नेतागिरी, और भी जैसे कि मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई ग्रुप दे दो उसको और उसको जो है बोलो कि भाई इस चीज़ को जो है आप नेतृत्व करो, इस चीज़ का जो है लीडर हो आप, तो उसको ये सारी स्किल होनी चाहिए उसके अंदर। उसके बाद है आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चा जो क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है इस चीज़ की नॉलेज बच्चे में होनी चाहिए। वो चीज़ जो है क्रिटिकल थिंकिंग वहाँ पे लगा सके। उसके बाद मीडिया की साक्षरता यानी कि मीडिया की लिटरेसी जो है बच्चे में होनी चाहिए। सोशल मीडिया वगैरह जो होते हैं वो सब बच्चे को जो है आना चाहिए। वैसे तो ये वाली स्किल तो सब में होती है, ऐसी बात नहीं है, जो बच्चा आज के बच्चों में ज़्यादातर होती है। उसके बाद है सामाजिक कौशल यानी हमें समाज में किस तरीके से रहना है, हमारे मॉरल वैल्यूज़ वगैरह क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको बच्चे में जो है डालनी है। उसके बाद संचार कम्युनिकेशन, किसी से क्या बात करनी है, किससे लड़कियों से क्या बात करनी है, अपने पेरेंट्स से माता पिता से क्या बात करनी है नहीं करनी है, इन सब चीज़ों का जो है स्किल बच्चे के अंदर होना चाहिए। उसके बाद है रचनात्मकता, बच्चा जो है क्रिएटिव रहे, बच्चे जो है अपने जो है काल्पनिकता के आधार पे जो है कोई भी चीज़ क्रिएट कर सके ताकि जो है वो जो है हमारे समाज के लिए जो है एक पॉजिटिव पॉइंट रहे। उसके बाद जो है इसी में और भी पॉइंट है, बच्चों में जो सहयोग की भावना जो हमें विकसित करना है। उसके बाद प्रौद्योगिकी साक्षरता यानी टेक्नोलॉजी लिटरेसी की जो है स्किल होनी चाहिए। बच्चों को जो है टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के बारे में ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद जो उत्पादकता, कोई भी प्रोडक्ट वो उत्पाद कर सके इस चीज़ की नॉलेज उसको जो है होनी चाहिए। उसके बाद सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है तो इस चीज़ का भी जो उसको नॉलेज होना चाहिए। मतलब सभी चीज़ का नॉलेज होना चाहिए ऐसा नहीं है, मतलब ये सारी 21st सेंचुरी की स्किल है, इनमें बच्चे में 2-4 स्किल भी अगर जनरेट हो गया तो अपने जीवन में काफ़ी अच्छा कर सकता है। उसके बाद बच्चे फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो काफ़ी सारे उसके जो है मतलब उसको जो है फ्लेक्सिबल बनाना है। जरूरी नहीं है कि रिजिड नहीं बनाना है कि भाई जो है मतलब 12वीं पास करने के बाद उसको UPSC ही करना है, जरूरी नहीं है PCSE ही करना है। टीचर के क्षेत्र में जा सकता है और किसी क्षेत्र में अपना जो है खुद का रोजगार कर सकता है, तो उसको फ्लेक्सिबल बनाना है। उसके बाद वैश्विक जागरूकता, ग्लोबल अवेयरनेस यानी कि ग्लोबली जो है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, किससे हमारे संबंध कैसे हैं, पाकिस्तान से हमारे संबंध कैसे हैं, नेपाल से हमारे संबंध कैसे हैं, तो उसको ग्लोबल अवेयरनेस होना बहुत आवश्यक है। आई थिंक आपको 21st सेंचुरी स्किल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा जो आप बच्चों में जो है जनरेट क्रिएट कर सकते हो। चलो अब मैं आपको बताता हूँ शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं यानी टाइप्स ऑफ एजुकेशन कितने होते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन होते हैं। पहला होता है फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, जिसको हम फॉर्मली जो है स्कूल जाके कॉलेज जाके जो है लेते हैं तो उसको हम फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। इसमें जो हमें प्रतिदिन क्लास करनी होती है। इसको करने के बाद जो हमें डिग्री और सर्टिफिकेट मिलता है, जैसे कि आपको मिला है 10वीं 12वीं का या कॉलेज का या DLED का या B.Ed का, जिसमें आप रेगुलर गए। वो अलग बात है कि आप जो है रेगुलर के नाम पे कभी जाते नहीं थे, वो एक अलग चीज़ है, बट था वो एक रेगुलर कोर्स। उसके बाद है यह अलचीली यानी लीस्ट फ्लेक्सिबल शिक्षा है, यानी इसमें जाए बिना आपका काम नहीं होगा। वो अब काम हो जाता है पैसों के ऊपर, वो अलग चीज़ है, बट 10वीं 12वीं जो है आप जाए बिना नहीं कर सकते। यूपी बिहार की बात मैं अलग नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद है यह शिक्षा कक्ष में जो है ग्रहण की जाती है, यानी कि इसके लिए पर्टिकुलर क्लासरूम होता है, वहाँ पे जो है टीचर होते हैं, वहाँ पे हम जाके जो है बैठते हैं, टीचर आके हमें लेक्चर देते हैं। जैसे अभी आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो तो ये क्या अभी भी तो आप क्लास में ही बैठे हो ना, स्टडी एरिया की क्लास में। उसके बाद इसमें समय, उद्देश्य,
विषय व पाठ्यक्रम यानी करिकुलम जो है पहले से ही निश्चित होता है कि आपको किस समय पे आना है, 7 बजे आना है, 8 बजे आना है, आपका उद्देश्य क्या है आने का और आपका क्या करिकुलम होने वाला है, आज आपको क्या पढ़ाया जाएगा, वो सारी चीज़ें पहले से ही निश्चित होती है। उदाहरण के लिए हमारा विद्यालय, उच्च विद्यालय, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट, ये सारे इसमें जो है आ जाते हैं फॉर्मल यानी कि औपचारिक शिक्षा में, जिसको हम औपचारिक तौर पर लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट शिक्षा का प्रकार है वो अनौपचारिक है, उसका बिल्कुल अपोजिट है। उसमें हमें स्कूल जाना होता है, इसमें हमें घर पे ही रहना होता है। हमारे जो है ये जो है प्रतिदिन हमारे जो है शिक्षा होती है, हम समाज से शिक्षा लेते हैं, अपने माता पिता से शिक्षा ले लेते हैं, तो ये इनफॉर्मल एजुकेशन हुआ। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। यह शिक्षा हम कहीं भी किसी भी रूप में जो है ग्रहण कर सकते हैं। आप चाचा ताऊ से या 4 बुढ़े जहाँ पे बैठे हैं, अंकल आंटियाँ बैठी हैं, उनके पास चले जाओ, दुनिया भर की शिक्षा आपको मिल जाएगी, उसमें कोई बात नहीं है। उसके बाद है यह शिक्षा जन्म से लेकर मरण तक चलती रहती है, जबकि इस शिक्षा से ही जो है मतलब इसका ऐसा आपका जो है मतलब ये आपके नैतिक मूल्य, नैतिक विकास जो है आपका ये जो शिक्षा है वो करता है। यह लचीली शिक्षा होती है, फ्लेक्सिबल शिक्षा। आप एक दिन चले जाओ, अंकल के पास बैठ जाओ, दुनिया भर की शिक्षाएं मिल जाएगी, दूसरे दिन मत जाओ, वो अंकल कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप रिजिड है कि आपको आना ही आना है। उसके बाद इस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए हमें किसी भी प्रकार के विद्यालय या उच्च विद्यालय जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि विद्यालय ही हमारे घर पे आ जाता है। यानी कि जो अंकल आंटियों के पास बैठ जाओ, अपने माता पिता के पास बैठ जाओ, तो वहाँ पे जो आपको ये शिक्षा आराम से जो है ग्रहण हो जाएगी। उसके बाद इसी में जो है यह शिक्षा हमारे व्यवहार पर जो है प्रभाव डालते हैं कि आप जो है कैसे समाज में थे। अगर आप अच्छे समाज में थे तो आपकी शिक्षा भी अच्छे से होगी, आपके जो है नैतिक मूल्यों का विकास होगा। यदि आप एनिमल जैसे या कबीर सिंह जैसे समाज में थे तो आपका जो है विकास भी उसी तरीके से होगा। इसमें हमें किसी प्रकार का सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं मिलता है। उदाहरण के तौर पे यह शिक्षा हमारे घरों, पड़ोसियों, दोस्तों आदि जगहों पर जो है प्राप्त होती है। उसके बाद जो तीसरी जो है शिक्षा का जो प्रकार है वो निरौपचारिक है। पहला औपचारिक था, दूसरा अनौपचारिक, पहला औपचारिक था, दूसरा अनौपचारिक था, ये तीसरा है निरौपचारिक यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन। यानी इसमें आपको जो है कहीं नहीं जाना, सोते सोते आपकी शिक्षा हो जाएगी। कैसे हो जाएगी वो भी देख लेते हैं। इस शिक्षा में हमें केवल साल के अंत में पेपर देने जाना होता है। ये सेमेस्टर वाइज अगर हमारे एग्जाम हो रहे हैं तो जो है हमें सेमेस्टर वाइज जो है एग्जाम देने सिर्फ जाना होता है, और यह जो शिक्षा हमारे घर पे बैठे ही हो जाती है। हमें जैसे कि आपने डीएलएड और बीएड किया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपको जो है रेगुलर जाना चाहिए था, बट आपने जो घर पे बैठे ही जो है मतलब कि आपने फॉर्मल एजुकेशन को जो है किस तरीके से लिया, नॉन फॉर्मल एजुकेशन की तरीके से लिया, और आपको जो डिग्री मिली है वो फॉर्मल एजुकेशन के उस पर मिली है। मुझे पता है ना कि क्योंकि हमारे कॉलेज में काफ़ी बच्चे ऐसे होते थे वो घर पे बैठे रहते थे और उनकी जो है शिक्षा हमारी तरीके से बिल्कुल रेगुलर डिग्री जो है उनको प्राप्त होती थी। उसके बाद क्योंकि मैं भी यूपी बिहार से ही हूँ तो मुझे ये सारी चीज़ें पता है, तो ज़्यादा तेज मत चलो, मुझे सब मालूम है। इसमें हम अपने सुविधा के अनुसार क्लास ले भी सकते हैं, सैटरडे को क्लास ले भी सकते हैं, जैसे इग्नू वगैरह में है, एसओएल में है। इसमें अपनी सुविधा के अनुसार, अच्छा आज मुझे कहीं नहीं जाना, चलो वही क्लास ले लेते हैं, और नहीं भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसी में कुछ अन्य पॉइंट है। इस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद जो है हमें डिग्री और सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है, जैसे कि इग्नू से जो है सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाता है, एसओएल से सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाता है। यह शिक्षा लचीली व अलचीली दोनों है। लचीली कि आप घर पे बैठे आराम से सो के जो है वीडियोस देख रहे हो, और आप जो है साल के अंत में अलचीली, अगर साल के एंड में अगर आप पेपर देने नहीं जाओगे तो आपको जो है किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं मिलेगा। तो ये दोनों प्रकार के उदाहरण के तौर पे जो है डिस्टेंस एजुकेशन हो गया, पत्राचार शिक्षा हो गया, या कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन हो गया। आजकल तो 10वीं 12वीं भी जो है पत्राचार से बच्चे करते हैं। तो ये सारी शिक्षा के प्रकार है। तो आपको आई थिंक शिक्षा के प्रकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ध्यान रखना इस सारी चीज़ों को, टॉपिक जो है अच्छे से जो है अपने जो है नोट्स बनाना, और इससे छोटे नोट्स मैं तो कह रहा हूँ कि जो मैंने लिखा है इससे भी कीवर्ड आप अपने कॉपी में लिखना, ताकि जो आपको रिवीजन करने में आसानी हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 360 डिग्री 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड। ये क्या होता है? ये जो है बच्चों का जो है 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड बनेगा। इस रिपोर्ट कार्ड में बच्चों के प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस, उनके परफॉर्मेंस को जो है उनके अध्यापक यानी टीचर, अभिभावक यानी पेरेंट्स, बच्चे के दोस्त यानी फ्रेंड्स, और बच्चा सेल्फ भी जो है स्कोर या नंबर देगा। तो इस प्रकार का जो बच्चे का जो अब जो है रिपोर्ट कार्ड बनाने के ऊपर जो है विचार किया गया है। किसमें? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। यानी कि जो अब जो बच्चे का जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा उसमें बच्चे के जो पेरेंट्स उसको जो है बच्चे को मार्क्स देंगे, स्कोर देंगे, और बच्चे के जो है टीचर देंगे, और बच्चा खुद और बच्चे के दोस्त भी देंगे कि भाई तू कैसा। अच्छा दोस्त तो मतलब अच्छा नहीं देंगे, तो काफ़ी बार दोस्त भी अच्छा दे सकते, ऐसी बात नहीं है। तो ये इस हिसाब से जो अब हमारा जो है रिपोर्ट कार्ड, हमारा नहीं मतलब बच्चों का जो है रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा। आपको इस चीज़ का भी है जो विशेष तौर पर ध्यान रखना है। उसके बाद इसी में है
360 आकलन का अर्थ बच्चों का स्वयं आकलन, सहपाठी द्वारा आकलन और शिक्षण के द्वारा आकलन जो है, यानी सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट और टीचर असेसमेंट के बेस पे जो है बच्चों का जो है 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आएगा? अरे समझ आएगा क्यों नहीं, मैं जो समझा रहा हूँ। उसके बाद आता है समग्र प्रगति कार्ड। समग्र प्रगति कार्ड यानी कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड क्या होता है, इसके बारे में भी जान लो। समग्र प्रगति कार्ड यानी होलिस्टिक प्रोग्रेसिव कार्ड जो है एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से हम छात्रों की प्रगति का जो है इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन कर सकते हैं कि छात्र मतलब क्या कर रहा है, उसका जो है मतलब कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में जो है इस चीज़ का जो है हम पता लगाया जा सकता है, बच्चों का जो है मूल्यांकन किया जा सकता है। उसके बाद इस कार्ड के सभी प्रकार के मूल्यांकन का एक निचोड़ रहता है। इस कार्ड में जो है सभी प्रकार के मूल्यांकन का एक निचोड़ रहता है, जैसे बच्चों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोगत्यात्मक यानी कि CAP यानी कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, इन तीनों पक्षों का जो इसमें निचोड़ रहता है। और कोई भी टीचर जो इस कार्ड को देखते हुए जो बच्चों के बारे में पता लगा सकते हैं कि बच्चा जो है कितने पानी में है। इसी में कुछ और भी पॉइंट है। यह प्रगति कार्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया है, यानी कि जो है मतलब दिया गया है। इस कार्ड में जो है बच्चों के संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और मनोगत्यात्मक यानी कि साइकोमोटर आयामों की जो है प्रगति को जो है इसमें दर्शाया गया है, ताकि जो है टीचर देखते ही बच्चों के बारे में पता लगाया जा सके। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। इसी में और कुछ पॉइंट है। यह कार्ड हमें यह भी बताता है कि हमें बच्चों के 3H को आपस में जोड़कर पढ़ाना चाहिए। 3H का मतलब हो गया कि बच्चे के दिलो, दिमागो और हाथ, अगर इन तीनों का समन्वय अगर हम एक साथ कर देना तो बच्चा किसी भी चीज़ को अच्छे से सीखेगा। लाइक अगर कोई भी टॉपिक है वो अगर बच्चे के जो है हार्ट में भी ट्रिगर कर रहा है, दिमाग में भी ट्रिगर कर रहा है और हाथ से भी जो है वो जो है ट्रिगर कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो मतलब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है, TPR है, तो इस माध्यम से अगर बच्चे को आप पढ़ाते हो, जैसे कोई भी टॉपिक है किसी भी जानवर के बारे में, तो वो उसको जो है भावनात्मक रूप से भी आप उसको जो इस तरीके से करो कि भाई अगर हमारे जो है मतलब अगर हम जानवरों को मारेंगे तो ये हमारी रक्षा नहीं करेंगे, जानवर को मारना गलत बात है, तो वो भावनात्मक रूप से जो है भावुक हो जाएगा। उसके बाद उसके दिमाग में भी इस चीज़ को ट्रिगर करोगे। उसके बाद जो है मतलब जैसे बोलते हैं हैंड आई कोऑर्डिनेशन, तो इसमें हार्ट, हैंड और हेड का जो है इसमें जो है हमें समन्वय स्थापित करना होगा, ताकि जो है बच्चे किसी भी टॉपिक को जो है अच्छे से सीख सके। तो ये सारी चीज़ें भी हमें जो है ये बताता है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। और कुछ पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। जब इन तीनों का समन्वय एक साथ होगा, यानी कि हेड यानी दिमाग, हार्ट यानी दिल और हैंड यानी कि हाथ, जब इन तीनों का समन्वय एक साथ होगा तो बच्चा किसी भी चीज़ को जल्दी सीखेगा। और जब हम बच्चों को समग्र प्रगति कार्ड बनेगा तो इसमें जो हमें बच्चों का जो CAP का जो है ध्यान रखा जाएगा। CAP का मैंने पीछे ही मतलब आपको बता दिया, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। उसके बाद एक टर्म आता है परख। परख क्या होता है? यह आकलन से संबंधित यानी इवैल्यूएशन से संबंधित जो है एक बॉडी है। इसका जो परख के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों की कमजोरी का मूल्यांकन कर सही दिशा निर्देश दे सकते हैं। यानी कि जो शिक्षक है वो उसको कैसे पता चलेगा कि बच्चे में क्या कमी है, क्या नहीं है कमी है, कैसे वो करेगा? तो वो परख जो है एक मतलब जो है ये आकलन से संबंधित बॉडी को जो है चलाया गया था। तो इसके माध्यम से जो है टीचर जो है बच्चों का जो मूल्यांकन करते हैं और उसको जो है उसकी कमजोरी को पकड़ के जो उसको अच्छे से जो है दिशा निर्देश देते, तुमको ये करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, उसको जो है हेल्प करते हैं। इसी में है भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए जो है NCERT के द्वारा जो है परख को लॉन्च किया गया है। परख को लाने का एक और मोटिव था कि हमें जो है क्वांटिटी एजुकेशन ना देके क्वालिटी एजुकेशन को जो है हमें बढ़ावा देना है। और परख का फुल फॉर्म अगर हिंदी में बात करें तो प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण जो है इसका हिंदी में फुल फॉर्म है। और इंग्लिश में बात करें परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। जो बच्चे कहते हैं ना कि भाई इंग्लिश में ही बताओ, तो देखो भाई इंग्लिश में भी इतना कुछ तो बता ही रहा हूँ ना, समझोगे तो हिंदी में ही ना, क्योंकि हिंदी में नहीं समझोगे तो इंग्लिश तो तुम मतलब इतनी चीते हो नहीं कि बिल्कुल अंग्रेज की बिल्कुल इंग्लिश में ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। समझोगे तो हिंदी में ही तो देखा करो और थोड़ा पेशेंस रख के जो है देखा करो। उसके बाद है परख के माध्यम से भारतीय शिक्षा के गुणवत्ता में जो है सुधार लाया जा सके। तो ये इसका जो है मेन उद्देश्य था परख को लाने का, ताकि बच्चे का जो है मूल्यांकन कर सके शिक्षक, और जो भी उसमें कमजोरी है वो जो है परख के माध्यम से जो है जो बच्चे में जो है उसको सही कर सके और उसको दिशा निर्देश दे सके। चलिए भाई, आपको परख भी अच्छे से समझ में आ गया, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड भी, समग्र भाषा प्रगति, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भी समझ में आ गया, और बाकी जो मैंने टॉपिक कराया वो सब कुछ समझ में आ गया। कुछ अन्य बिंदु की बात कर लेते हैं जो हमसे बच गया है। इसको क्या है कि बच्चे को 3 से 8 वर्ष की उम्र में जो है बेसिक FLN आ जाए, यानी फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी आ जाए। उसके बाद 3 साल जो है आंगनवाड़ी और 12 साल जो स्कूल बच्चे का जो है होगा, जैसे मैंने आपको पीछे बताया ही है। उसके बाद जो है बच्चों पर किसी भी भाषा को थोपना नहीं है, बच्चों को मातृभाषा में ही पढ़ाना है और कक्षा 5 तक। उसके बाद अन्य
अन्य जो है किसी भाषा को जो है सिखाना है बच्चों को, यानी कि कक्षा 5 तक जो बच्चे को जो है उसको उसकी मातृभाषा में ही जो है पढ़ाना है। जैसे कि अगर कोई भोजपुरी जानता है तो उसको भोजपुरी में ही समझाओ, कोई मैथिली जानता है उसको मैथिली में ही पढ़ाओ 5वीं तक, ताकि क्योंकि जो मातृभाषा में जो है ना, मतलब बच्चे किसी भी चीज़ को जल्दी पकड़ते हैं। उसके बाद कुछ और अन्य पॉइंट है। ABL का अर्थ होता है एबिलिटी बेस्ड लर्निंग, यानी कि इसका मतलब होता है कि विद्यार्थी जिस क्षेत्र में अच्छा है विद्यार्थी को उसी क्षेत्र में आगे बढ़ाने का जो है हमें मौका देना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद इसी में जो है जब बच्चा 6 साल का हो जाएगा तो उसको जो है पहली कक्षा में होना अनिवार्य है। कई बार स्कूल वाले क्या करते हैं, फीस के चक्कर में जो है बच्चा 7 साल का हो जाता है तब भी उसको फर्स्ट क्लास में नहीं डालते, और ना डालने का बहाना क्या बनाते कि अभी आपको देखो आपके बच्चे को 2-4 क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे, वो बता ही नहीं पाएगा, तो बोलेगा देखो अभी जो है ये LKG UKG में ही रहने दो 1-2 साल, उसके बाद हम जो है इसको फर्स्ट क्लास में डालेंगे। तो उसको सीधा बोलना है कि भाई साहब ऐसा है ना कि मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 साफ तौर पर कहती है कि बच्चा अगर 7 साल का है तो वो दूसरी क्लास में जाएगा, बच्चा 8 साल का है तो वो तीसरी क्लास में जाएगा। 6 साल का होते ही आप इसको फर्स्ट क्लास में डालो, नहीं तो वहाँ से नाम कटवा लेना, वो ऑटोमेटिक आपको जो है वो जो आपके बच्चे को जो है उसमें फर्स्ट क्लास में प्रमोट कर देगा। उसके बाद यदि बच्चे की उम्र 7 वर्ष है, जो जैसे मैंने आपको बताया है, और 7 वर्ष अभी तक दाखिला नहीं हुआ है तो उसका जो है सीधा जो है किस में होगा, वो दूसरी क्लास में उसका एडमिशन होगा। ये मैंने आपको अभी बात बता दिया, आप पढ़ लेना। NEP 2020 को बढ़ावा देने के लिए GDP का 6% जो है शिक्षा पे जो है खर्च किया जाएगा। पहले जो है 4.3% खर्च किया जाए, जो मतलब हमारा टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो टोटल रेवेन्यू होता है उसका 6% जो है अब शिक्षा पे जो है खर्च किया, हमारे एजुकेशन पे जो है खर्च किया जाएगा, ताकि इन सारी चीज़ों को जो है बढ़ावा दिया जा सके। और उसके बाद जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का जो अब नाम बदल के जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया है। तो आज की वीडियो में जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जितने टॉपिक महत्वपूर्ण थे वो सारे टॉपिक मैंने आपको करा दिए हैं। आप अब इसके जो है नोट्स बना लेना, हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे जो है सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतने। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।